नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के 5वें मॉक टेस्ट में। 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। यदि आपने वो मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाए तो जाकर सबसे पहले उन्हें लगाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। तो जो भी बच्चे पूरे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उन्हें अपने नंबर कटते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं केवल वही क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप 10 नंबर के क्वेश्चंस पर आप रिस्क ले सकते हैं। 10 में से मान लो आपके 4 क्वेश्चन भी गलत गए और 6 क्वेश्चन सही गए, तो आपका एक ही नंबर यहाँ पर कटने वाला है और 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके कितने नंबर, 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करें यदि हम आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस। यदि हम सोशल की बात अभी नहीं करें तो ये 4 जो आपके सब्जेक्ट है ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है इससे सीधे आपका स्टोरी और पोएट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद हिंदी में भी वैसे ही गद्यांश पद्यांश आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। मैथ्स जिन्होंने थोड़ा भी करा होगा, मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आता है और वैसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिलता भी है। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये चारों जो आपके सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको अपना हाथ अच्छा रखना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। विश्वास रखिए अपने ऊपर, आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने हिंदी सेक्शन की तरफ। यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है लखनवी अंदाज चैप्टर से, जिसमें पूछा है कि नवाब साहब जो खीरा खा रहे थे और सूंघकर बाहर फेंक रहे थे, तो इस प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया है? तो इस प्रक्रिया को लेखक ने कहा है नवाबी सनक। नवाबी सनक, नवाब की सनक दर्शाती है ये प्रक्रिया, इसलिए इसे क्या कहा है? नवाबी सनक कहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा आपका क्वेश्चन है एक कहानी अभी किसने लिखी थी? है मनु भंडारी ने। तो मनु भंडारी के भीतर जो हीन भावना बैठ गई थी उसका मुख्य कारण क्या था? अब जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता था कि जो मनु भंडारी है उनकी जो बड़ी बहन है ये कौन थी? सुशीला जी थी। और सुशीला कैसी थी? रंग में गोरी थी। मनु की तुलना में कैसी थी? गोरी थी। मनु भंडारी जो थी वो काले रंग की थी। इस कारण जो उनके पिताजी थे वो मनु को कम महत्व देते थे और इसी कारण से उनके मन में हीन भावना बैठ गई थी। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है कवि नागार्जुन की कविता फसल के अनुसार फसल का थिरकना कौन सिखाता है? जो फसल है उसको थिरकना कौन सिखा रहा है? तो कभी हमने देखा होगा जो खेतों में आपकी लहलहाती फसलें होती है, जब हवा चलती है तो कैसे वो हिलती है? तो इनको थिरकना कौन सिखाता है? हवा सिखाती है। हवा की थिरकन और हवा का रुख। तो तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो असंगत यानी गलत है? तो अनुराग का विराग होता है भाई, सही है। तिमिर का आलोक होता है क्या? नहीं, तिमिर का आलोक नहीं। हाँ, तिमिर यानी अंधकार होता है, आलोक मतलब प्रकाश होता है, तो ये भी राइट आंसर हो गया। स्थावर का जंगम होता है, बिल्कुल होता है। आमिष का सामिष होता है, नहीं। ये दोनों तो आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। आमिष का आपका होगा निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आमिष और सामिष जो है यहाँ पर सही आंसर है, ये दोनों गलत हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका क्रोध किस रस का स्थायी भाव माना जाता है? तो सबसे पहले चलते वीर। वीर का क्या हो गया? उत्साह। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय और विभत्स का जुगुप्सा। तो राइट आंसर आपका रौद्र हो गया। रौद्र का होता है क्रोध। छठवां क्वेश्चन है आपका चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है और यह किस प्रकार का छंद है? अब जब बात आती है किस प्रकार का छंद है, तो जो हमारा चौपाई होती है ये होती है एक सममात्रिक छंद। कौन सा हो गया आपका? सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक को याद कैसे करेंगे? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है आपके चारों गीत हरि के। क्या हो गई? चारों गीत किसके? हरि के। तो हरि से हो गया हमारा हरि गीतिका। स्टार्टिंग से करते हैं। च से हो गया आपका चौपाई। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है आपकी? 16 मात्राएं होती है। फिर बात आती है रोला की। रोला में कितनी मात्राएं आती है? 24 मात्रा आती है। फिर गीतिका, गीत से हो गया गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें आपके अर्धसम मात्रिक छंद की। कौन से? अर्धसम मात्रिक छंद। तो अर्धसम मात्रिक छंद कौन हो जाएंगे आपके? इसमें सबसे पहले आएगा आपका दोहा। दोहा के बाद आएगा सोठा। सोठा के बाद आएगा बरबे और बरबे के बाद आएगा आपका उल्लाला। तो ये जो हो जाएंगे आपके अर्धसम मात्रिक छंद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पहाड़ों की वादियों में फहराई जाने वाली
श्वेत बौद्ध पताकाएं किस बात का प्रतीक होती है? तो जो पहाड़ों में आपकी बौद्ध पताकाएं फहराई जाती है, जब क्या होता है किसी संत या बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 पताकाएं फहराई जाती है। कितनी पताकाएं? 108 पताकाएं फहराई जाती है। तो बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक माना गया है? तो निराला जी की रचना कौन सी है? उत्साह। और इसमें बादल को किसका प्रतीक मान रहे हैं? नवजीवन, क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के अनुसार कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है जो गुनगुनाकर अपनी कहानी कहा जाता है? तो गुनगुनाता कौन है? आपका भंवरा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, पत्र लेखन के अंतर्गत जब किसी सरकारी आदेश या नीति या फैसले को आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम आपकी अधिसूचना या नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसे बोलते हैं अधिसूचना हिंदी में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन से साइंस से रिलेटेड। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जब किसी मरीज के पेट में अत्यधिक अम्लीयता या जलन की शिकायत होती है तो डॉक्टर उसे एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक रूप से आपका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है? दुर्लभ क्षार होता है। जब भी आपका क्षार मतलब बेस और प्लस एसिड, जब भी आपका एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो बनता है उदासीन। चीजें क्या हो जाती है? आपकी उदासीन हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे पेट में जलन हो रही है। जलन में क्या हो गया? आपका HCl जो है अम्ल था और बेस में क्या हो गया? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। तो दोनों को जब मिला दिया, क्षार और अम्ल को, तो इससे क्या हो गया? हमारे पेट की गैस खत्म हो गई, शांत हो गई। 12वां क्वेश्चन है आपका, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जाने वाले एथिल अल्कोहल का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, ये आपके एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो गया। 13वां क्वेश्चन है आपका, किसी हॉस्पिटल में उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा के लिए बिजली बोर्ड के द्वारा जो फ्यूज तार लगाया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज तार में क्या होता है? ऊष्मीय तापीय प्रभाव होता है। मतलब इसका गलनांक क्या होता है? बहुत निम्न होता है। जो इसका गलनांक होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। मतलब थोड़ा सा ऊष्मीय प्रभाव इस पर यदि पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म होगा तो ये गल जाएगा और बीच में से टूट जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया। परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, चुंबकीय प्रभाव से आ रहे, रासायनिक प्रभाव से आ रहे, ऊष्मीय प्रभाव से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए फटाफट से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाई जाने वाली किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो जो हमारी पिट्यूटरी लैंड हो गई, मतलब क्या बोलते हैं हम इसे? पीयूष ग्रंथि। तो ये क्या काम करती है? इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? मस्तिष्क के आधार पर जो पीयूष ग्रंथि होती है शरीर की अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को स्त्राव होता है उसको क्या करती है? नियंत्रित करने वाले सिग्नल भेजती है, इसलिए इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक जिसे क्या बोलते हैं? MRI का मुख्य आधार क्या होता है? तो ये क्या करती है? मानव शरीर के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके आधार पर हमारे शरीर को स्कैन करती है और जो नसें वगैरह दबी हुई रहती है उसको दर्शाती है। तो ये किसके उस पर काम करती है? ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर काम करती है। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ जमा होता है? तो जो आपका पित्त रस होता है ये आपके यकृत में मतलब लीवर में इसका निर्माण होता है और ये जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में, जिसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, दंत चिकित्सकों या डॉक्टरों द्वारा मरीज के दांतों या गले का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण क्या करता है? इमेज को बड़ा बनाने का काम करता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है? इमेज को क्या कर देता है? छोटी कर देता है, बड़ी इमेज को छोटी कर देता है। इसलिए जो हमारे गाड़ियों में हमारी बहनें जो स्कूटी चला रही होती है तो देखती है ना साइड मिरर में क्या होता है? पीछे से यदि कोई वाहन आ रहा होता है तो बहुत दूर का वाहन हमें दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि इस इमेज को उत्तल दर्पण ने छोटा कर दिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अवतल दर्पण। 18वां क्वेश्चन है आपका, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग किए थे? तो ये कौन थे? हमारे मेंडल चाचा थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 19वां क्वेश्चन है आपका, हॉस्पिटल के कचरे को खुले में फेंकने की बजाय उनका सही निपटान क्यों जरूरी है? इन्हें पर्यावरण के दृष्टिकोण से किस श्रेणी में रखा जाता है?
तो जो आपका हॉस्पिटल का कचरा होता है, जैसे क्या क्या चीजें होती है, आपकी सिरिंज होती है, पट्टियां होती है, और जो आपकी बॉटल्स, आपको बॉटल लगती है ना, वो भी होती है। तो ये क्या होता है, प्लास्टिक होता है या लोहे वाला सामान होता है, और ये क्या होता है, संक्रमित होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है संक्रमित, तो इसको आप खुले में नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए विशेष तरीके के जो रोकथाम होते हैं वो करना पड़ता है। अब ये कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, इसे अजैव, निम्नीकरणीय और संक्रामक कचरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब पर्यावरण में घुलता मिलता नहीं है, सालों तक ये पड़ा रहता है जैसा का तैसा। 20 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग या विषाणु के कारण फैलता है और असुरक्षित शारीरिक संपर्क या संक्रमित सुई के कारण ये हो सकता है। तो जो आपका एड्स होता है, एड्स कौन से वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, और ये संक्रमित सुई या शारीरिक संपर्क के कारण ये चीजें हो जाती है। अब चलते हैं अपने सोशल के क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष 1999 में किस काले कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा आयोजित हो रही थी, जहां जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जो रोलेट एक्ट है वो पारित हो रहा था, रोलेट एक्ट भारत में लागू हो रहा था, जिसके विरोध में 1990 में वहां पर जनसभा हो रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का बालाघाट जिला किस महत्वपूर्ण खनिज के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो बालाघाट में सभी को पता है तांबा और मैग्नीज बहुत आयात से मिलता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार किस संस्था के पास है। तो जो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता देता है वो होता है हमारा भारत का चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं, COPRA, कोपरा, किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपका 1986 में, भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है। पहले ये चलता है डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, इसके बाद जाता है ये स्टेट पे, और यदि स्टेट पे भी निपटारा नहीं होता है तो कहां जाएगा फिर ये नेशनल पे। तो आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 25वें क्वेश्चन की तरफ। द सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे, जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को गहराई से प्रभावित किया। तो जो रूसो थे, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो किसके लेखक थे, द सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट के। 26वां क्वेश्चन है आपका, बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है जिन्हें बुनियादी उद्योग भी कहा जाता है। तो बुनियादी उद्योग या भारी उद्योग एक ही होता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग। 27वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। तो हमारे जो 25 से 28वां आर्टिकल है, 25 से लेकर 28 तक का, यहाँ पर क्या बताया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसी में दिया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इसका कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। अनुच्छेद से क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर देखे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए, कल भी 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आर्टिकल से आए थे, तो आपको आर्टिकल को पढ़ना जरूरी है। एक बार आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी या बांधों को क्या बोला था इन्होंने, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। 29वां क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि के अंतर्गत कर्तन दहन प्रणाली को पूर्वोत्तर राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली में क्या होता है, पहले जला दिया जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है, मतलब जला जलाकर खेती की जाती है आगे, और फिर जमीन को छोड़ देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं झूम खेती। तो इसी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ होती है, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में। 30वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में दिए गए विषयों जैसे शिक्षा, वन पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो समवर्ती सूची पर कानून कौन कौन बना सकता है, आपकी केंद्र सरकार भी बना सकती है और आपकी राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन होता क्या है, यदि दोनों के बीच टकराव होता है तो जो आपका केंद्र का कानून है वही राज्य में पारित हो जाता है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने इंग्लिश सेक्शन की तरफ। चलिए भाग 4 अंग्रेजी या इंग्लिश शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से 30 अंग्रेजी के क्वेश्चन है, तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हाउ डिड ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट फाइनली मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द बिग लंदन स्टोर। बिग लंदन स्टोर से वो साइंटिस्ट भागने में कैसे सक्सेस हुआ, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाय फाइटिंग विद द गार्ड्स यूजिंग अ स्टिक, लड़कर गार्ड से स्टिक द्वारा, बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो इनटू अ मूविंग ट्रक,
विंडो से बाहर कूदकर एक जाते हुए ट्रक पर, बाय क्विकली टेकिंग ऑफ ऑल हिज न्यूली वॉर्न क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल अगेन। सारे कपड़े उतार दिए, जो भी नए कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो सारे उतार दिए और वापस से इनविजिबल बन गया। तो यही उसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसने यही तो डिस्कवरी की थी, इनविजिबल होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन was a brilliant scientist, but what kind of a person was he in his social life? ग्रिफिन जो था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन वो किस टाइप का आदमी था ये पूछ रहा है क्वेश्चन। काइंड और जेनरस था क्या, उदार और दानी टाइप का। सेकंड है लॉलेस पर्सन, मतलब नियम कानून को न मानने वाला, और ब्रोक रूल्स एंड सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, रूल्स को तोड़ने वाला, अपना जो लैंडलॉर्ड्स का जो घर था उसको फायर में झोंक देने वाला, इस टाइप का इंसान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी अपन ने पहले प्रश्न में देखा था कि वो जो कपड़े थे जो उसने चुराए थे वो लेकर भाग गया था, जैसे स्टोर का मालिक आया था। तो यहाँ पर वो क्या था, इससे पता लग रहा है कि लॉलेस पर्सन था, नियम कानून को नहीं मानने वाला था वो, और रूल्स को हमेशा तोड़ने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रिफिन यूज्ड his scientific discovery of invisibility for personal revenge, personal revenge के लिए यूज करता था invisibility की जो डिस्कवरी की थी उसने। theft and causing chaos rather than helping society, making him a lawless individual, मतलब नियम कानून को न मानने वाला आदमी उसे बनाती थी ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी द नेकलेस, why was Matilda Loisel always unhappy and dissatisfied with her life? हमारे पिछले बहुत सारे मॉक टेस्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जहां पर इसे एक्सप्लेन कैसे किया गया था कि जो मैटिल्डा लॉइजल है वो उसने क्लर्क से शादी की थी, और वो क्या सोचती थी खुद को कि वो लग्जरी और रिच लाइफ जीने के लिए बनी है, लेकिन क्लर्क से शादी करने के कारण वो हमेशा अपसेट रहती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शी वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड रिचेस बट वॉज मैरिड टू अ पुअर क्लर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, मैटिल्डा बिलीव्ड शी वॉज बोर्न फॉर डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, हर मॉडेस्ट अपार्टमेंट एंड लैक ऑफ फाइन क्लोथिंग एंड ज्वेलरी मेड हर फील डीपली रिसेंटफुल एंड मिजरेबल, मतलब वो लग्जरीज लाइफ जीने के लिए पैदा हुई है, लेकिन जो उसका मॉडेस्ट मतलब सामान्य सा अपार्टमेंट था और लेक ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों की कमी, ज्वेलरी की कमी, इसने उसे क्या बना दिया था, दुखी, रिसेंटफुल बना दिया था। नेक्स्ट, इन द इमोशनल स्टोरी भोली, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द गर्ल एंड व्हाई डिड एवरीवन कॉल हर भोली? भोली का रियल नेम क्या था? तो भोली का रियल नेम था सुलेखा, सुलेखा उसका रियल नेम था। अब हर कोई उसे भोली क्यों कहता था? बिकॉज शी वॉज बैकवर्ड चाइल्ड एंड सिंपल्टन ड्यू टू अ चाइल्डहुड इंजरी, बचपन में एक इंजरी हुई थी, कॉट से गिर गई थी वो खटिया से, जिसके कारण उसके सर में चोट लग गई थी और उसकी जो लर्निंग पावर थी वो कम हो गई थी, इसलिए हर कोई उसे भोली कहता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्मल ऑब्लिगेशन रूल। स्ट्रॉन्ग फॉर्मल ऑब्लिगेशन दिखाना है यहाँ पर। चलिए सेंटेंस क्या है देखते हैं। ऑल विजिटर्स ब्लैंक सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर एंटरिंग द हॉस्पिटल वार्ड। अब कोई भी हॉस्पिटल वार्ड में यह तो एकदम मैंडेटरी चीज रहती है कि जो भी अंदर आ रहा है वो अपने हाथों को सैनिटाइज करे। तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ब रहेगी या मॉडल रहेगा वो क्या रहेगा? मस्ट। तो मस्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को दिखाना है। सेंटेंस क्या है हमारा? आई स्पीक टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर अ मिनट प्लीज। अब प्लीज लगाकर बोल रहा है, मतलब पोलाइट वे में बोल रहा है, और पोलाइट वे में पूछने के लिए मॉडल कौन सा यूज होता है? मे का यूज होता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। द हॉस्पिटल हैज ब्लैंक ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेफ्ट इन द स्टॉक, तो वी नीड टू ऑर्डर मोर इमीडिएटली। हॉस्पिटल में जो है वो बहुत ही कम ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हैं, ऐसा सेंस दे रहा है ये, इसलिए हमें और सिलेंडर्स को तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ऑर्डर करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये क्या है? काउंटेबल है, इन्हें काउंट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है।
मस्ट तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये नहीं आएगा। लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा। काउंटेबल के लिए आता है फ्यू, यहां पर फ्यू का यूज होगा। नेक्स्ट, fill in the blank with the correct option. Blank patient in the emergency ward is being monitored continuously by the nursing staff. नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जितने भी पेशेंट थे इमरजेंसी वार्ड में, हर एक को मॉनिटर किया जा रहा था। अब जो नर्सिंग स्टाफ है, ऐसा तो नहीं है कि सबको एक साथ मॉनिटर कर लेगा, हर एक के पास जाएगा और हर एक को अलग से मॉनिटर करेगा। तो जब बात पर्टिकुलर पर्सन की हो जाए, जब हर एक की बात हो जाए, तो यहाँ पर एवरी का यूज होता है। एवरी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, तो इसे कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखना है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनता है एवरी। ऑल जो है सभी को दिखाता है, ये भी नहीं आने वाला। मैनी भी सभी को दिखाता है, ये भी नहीं आने वाला। बोथ जो है वो दो की बात करता है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर हर एक की बात है, एवरी का यूज होगा। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर टू द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वेयर शुड द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर आइडियली बी प्लेस्ड? सब्जेक्ट कहाँ आएगा? जो लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो कहाँ आएगा? आफ्टर द क्लोजिंग सिग्नेचर, एट द वेरी बॉटम, नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा, सब्जेक्ट तो ऊपर आता है बीच में। बिफोर द सेंडर्स एड्रेस, एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सेंडर्स के एड्रेस के पहले नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? जस्ट आफ्टर द फॉर्मल सैल्यूटेशन, मतलब जो डियर सर मैडम हम लिखते हैं उसके जस्ट बाद में। तो हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? इन स्टैंडर्ड फॉर्मल लेटर फॉर्मेटिंग, the subject comes right after the salutation so that the render can instantly guess the core issue of the correspondence. तो इसका सीधा सा मतलब है कि सैल्यूटेशन के बाद ही आएगा, ताकि जो है कोर इशू क्या है, लेटर में लिखा हुआ क्या बात है, उसको इजीली पकड़ा जा सके। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बताता है? सब्जेक्ट लेटर का जो है वो ब्रीफ में इंट्रो देता है कि लेटर किस बारे में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड डिस्क्रिप्टिव एसे और पैराग्राफ? कोई भी एसे या पैराग्राफ लिखते हैं तो वो अच्छा हो, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड ओल्ड वोकेबुलरी वर्ड्स का यूज करना चाहिए क्या? नहीं, इससे तो समझ में ही नहीं आएगा। इट शुड हैव अ क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर विथ एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड प्रॉपर कंक्लूजन। तो हाँ, ये एकदम सही बात है। क्लियर होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर लॉजिकल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें कि किस रिगार्डिंग आप ऐसे लिख रहे हैं, बीच में जो है वो बॉडी जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, और जो कंक्लूजन है उसका वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए, गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स 41 से 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चंस को पेशेंसली ध्यान से देखिए, सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 घंटियां हैं, क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे अभी एक साथ बजी हों तो न्यूनतम कितने समय या घंटों के बाद वे दोबारा बजेंगी? अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आए कि तीनों घंटियां अभी साथ में बजी है और कितने समय बाद वो फिर से दोबारा साथ में बजेगी, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 15 में नहीं जाएगा, और 2 9 18। अब जो है फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 15 9। अब किससे डिवाइड होगा? अब जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 3 होगा। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि पहले 3 से होगा, 5 में नहीं जाने वाला, 3 1 3, देन 5 से होगा, 1 1 1। तो जो एलसीएम आया है वो क्या आया है हमारा? तो एलसीएम जो आया है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 एंड 36 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 5 30, 0 कैरी 3, 5 3 15 प्लस 3 18। इसका मतलब 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो क्या आ जाएगा हमारा? 6 1 6, 6 3 18, 3 आवर्स आ गया करेक्ट आंसर। तो 3 आवर्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, 3 घंटे बाद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा 1 है तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान क्या होगा? अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा
ये जो होता है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है जनरली, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। अब टेन थीटा की वैल्यू दे रहा है, टेन ए की वैल्यू वो दे रहा है 1। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है या ए की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। इसका रीजन क्या है, टेन ए की वैल्यू यदि 1 है तो 1 हमेशा 45 डिग्री पर ही होगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ 2 थीटा की जगह हमें वैल्यू रखना है। तो यदि थीटा या ए की वैल्यू 45 है तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पर 90 डिग्री जो आया है इसको 2 थीटा या 2a की जगह रख देना है। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न आंकड़ों 5, 10, x, 15, 20 का समांतर माध्य या मीन जो है वो 13 है तो अज्ञात संख्या x का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है मीन का क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां पर बस सम करना है और वैल्यू रख देना है। मीन हमें दिया है 13 और यहां पर सबका टोटल क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30 और 30 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 50। तो 50 प्लस x अपॉन कितने नंबर हैं टोटल 5, तो यहाँ 5 आ गया। बस इसे कैलकुलेट कर लेना है। 13 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 प्लस x। 13 5 जा होता है 65। इस 50 को यदि इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 5 है और मूलों का गुणनफल 6 है। मतलब वो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 5 है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसकी वैल्यू है 6। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। बस इनकी वैल्यू हमें पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो 360 डिग्री पूरा रोटेट करने में या घूमने में, एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का उसको 60 मिनट लगते हैं मिनट की सुई को। तो हम निकाल सकते हैं 1 मिनट में कितनी डिग्री ये कवर कर लेगी। तो 0 से 0 गया, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36। मतलब 1 मिनट में जो है ये 6 डिग्री कवर कर रही है। हमें कितने मिनट का चाहिए 5 मिनट का, तो 5 मिनट का यहां से निकाल लेंगे। 5 मिनट में कितना कवर करेगी 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ये पूरा एक चक्कर है और इसमें जो सुई है वो सिर्फ इतना एरिया कवर कर रही है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बस यही रखना है। 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर। आर कहाँ है, ये जो 14 सेंटीमीटर की जो बड़ी सुई जो दी हुई है मिनट की सुई, ये इसकी वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई 14। आर की वैल्यू यहाँ पर 14 है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर से इसको और काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 जा 2, 11 टाइम में कटा, 2 6 जा 12, फिर से कटेगा 2 3 जा 6। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या क्या बच गया है, यहां पर बचा है सिर्फ 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 3। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 14 1 जा 14, 4 कैरी 1, 14 1 जा 14 प्लस 1 15, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा S10। तो S10 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है।
n की वैल्यू कितनी दी है, 10 पदों का योग निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 10 है। 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 प्लस n-1 मतलब 10-1 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 मल्टीप्लाई, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 9 5 जा 45, 5 मल्टीप्लाई 14 प्लस 45 कितना हो जाएगा 59, 59 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 295 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन या सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर मतलब क्या होगा परिधि, तो इसका बेस क्या होता है, कोई भी सिलेंडर है उसका जो बेस होगा वो हमेशा एक सर्कल होगा, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। किसी भी फिगर का कर्व सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, पर हमें पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या है। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें क्या दी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 2 जा होता है 44 और 44 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 440 आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इसको पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये 90 डिग्री हो गया, ये मीनार हो गई, ए बी जो है वो मीनार हो गई और बी सी जो है वो बिंदु की दूरी हो गई। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, बीसी की वैल्यू होगी 30, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला जो कोण है वो कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी हाइट ज्ञात करना है। tan थीटा ले लेते हैं, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब मतलब हाइट अपॉन आधार, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 30। तो यहां से हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। अब अपॉन में तो रूट वाली वैल्यू नहीं लेते, इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे जो है वो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास हाइट आ जाएगी 30√3 और √3 में √3 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा tan√3। tan√3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है, इस पत्ते के इक्का या एस होने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम सबको पता है कि पत्ते की गड्डी में टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 52। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये फेवरेबल आउटकम्स है, अनुकूल परिणाम है, और 52 क्या है टोटल आउटकम्स। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/13 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की स्थिति बनी है तो रेखाएं कैसी होंगी और उनके कितने हल होंगे। तो यहाँ पर a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं हमेशा पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। अब जरा इसे मैं डिटेल में बता देता हूं कि इसको तीनों को कैसे समझना है। चलिए अब जरा इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इन्हें एक ही घर के सदस्य मान लीजिए, a1 a2 एक है, b1 b2 एक है और c1 c2 एक है। इनकी आपस में नहीं बन रही तो ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसलिए एक दूसरे को काटते रहेंगे साउथ की मूवी जैसे। तो यहाँ पर क्या है यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्या है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2।
अब ये A1 और A2 घर के बड़े लोग हैं, इनकी आपस में बन रही है, लेकिन बच्चों की नहीं बनती, तो ये जो है एक दूसरे से दूर रहने का ही ट्राई करेंगे। तो यहां पर जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, समांतर रहेंगी। लेकिन जब तीनों की आपस में बनने लगेगी, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल है C1/C2 के, तो ये सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जो लाइनें रहेंगी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, दोनों लाइनें ये आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो यहां पर कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। ये याद रखने में कंफ्यूजियस होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो जिसके जितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करिएगा। और किसी टॉपिक पर यदि आपको दिक्कत है और उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू।